देखना ध्यान से। मुझे ध्यान आ रहा है मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक सिंपल मीटर स्केल मान सकते हो, ठीक है। इधर अपने पास ये मीटर स्केल है एंड यहाँ पे कोई पी पॉइंट, पी को मैंने इस पी के परपेंडिकुलर अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, मास m, लेंथ l गिवन है। तुम्हें इसके लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है एंड ये फ्री टू मूव भी है इस वाले पॉइंट के अबाउट। तो तुमसे इसके लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट करने को बोला है। एक बार करो ट्राई, फिर मैं बताता हूँ। सोचो क्या होगा। क्या कुछ आइडिया लग रहा है कैसे सॉल्व करना है कि मैं बताऊं? बता दीजिए सर। देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले जैसा सिखाया गया था कि इस रॉड को अपन जरा डिस्प्लेस करेंगे, तो किसी भी डायरेक्शन में तुम डिस्प्लेस कर दो, है ना। इस तरीके से मैंने इसे डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये अपना थीटा है। सोचना, इसके सेंटर ऑफ मास पे एक mg का फोर्स लगेगा एंड ये है इसका परपेंडिकुलर लेंथ, राइट। तो मुझे पता है कि सेंटर ऑफ मास के बीच ये डिस्टेंस l/2, तो ये कितना होगा l/2 इंटू थीटा, है ना। वैसे मुझे साइन थीटा लिखना चाहिए बट मैं यहीं पे मान लेता हूँ कि एंगल स्मॉल है, तो l/2 इंटू थीटा। तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो मैं क्या लिखूंगा, mg इंटू l/2 इंटू थीटा। और ये किसके बराबर होगा, आई अल्फा के, और एक निगेटिव साइन भी आएगा। इसका रीजन तो मैं पता है, जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो इस तरफ है और अपने रोटेशन कुछ इस तरफ किया है, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो अल्फा बराबर एम जी, इसे मैं एल इफेक्टिव लिखता हूँ, एक बार फिर से फॉर्मूला डिराइव कर देता हूँ, अपॉन आई इंटू थीटा, राइट। तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एम जी एल इफेक्टिव। यहाँ पे एल इफेक्टिव l/2 है, ध्यान रखना है ना। मैंने सिंपली से l/2 से रिप्लेस कर दिया ऐसा। तो ये आ गया। और टाइम पीरियड क्या लिखोगे, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी डी। डी को अपन एल इफेक्टिव से लिखते हैं, चाहो तो यहाँ पे एल इफेक्टिव ही लिख सकते हो। तो मैं सिंपल तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम इस वाले फॉर्मूले को हमेशा यूज कर सकते हो, है ना। जरूरी नहीं कि मैं इस स्टेप को हमेशा ही सॉल्व करूँ, क्योंकि मैं ये पैटर्न हमेशा देखूंगा कि ऐसा ही आता है, एम जी आई अपॉन एम जी एल इफेक्टिव। तो आई की जगह क्या लिखोगे बताओ, 1/3 ml स्क्वायर। क्यों, क्योंकि उसका रोटेशन एक्सिस पी के अबाउट है और पी एक कॉर्नर पे है, इसलिए ml²/3। एंड एल इफेक्टिव है कितना, l/2 तुमने सॉल्व किया ही है, ये अंडर रूट में आ जाएगा और इधर 2 पाई, तो बस ये आंसर है।
एम से एम कैंसिल, एक एल से एक एल कैंसिल, और यहाँ से आएगा 2l/3g का अंडर रूट, और इधर बाहर 2 पाई। तो ये अपना फाइनल आंसर। एक बार देखो, समझो, कोई से स्टेप में डाउट है पूछो। पहले ये बताओ, समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो, रिपीट करना हो तो रिपीट का मैसेज टाइप करो। ओके, नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। अमित क्या कह रहे हो, एक बार माइक पे बोलो, माइक ऑन करके बोलो। सर एक क्वेश्चन था कोलिजन और ये टॉपिक जो आप पढ़ा रहे हैं उसको मिलाकर, तो कर दूंगा। हाँ, व्हाट्सएप पे भेजो, देखते हैं। यस सर। चलो, ये समझ आ गया हो तो एक बार नोट कर लिया हो तो डन का मैसेज करो। इस पे भी अपने को 5-6 क्वेश्चन रिपीट करना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनना। एक अपने पास सर्कुलर डिस्क है। हाँ, मैं देख लेता हूँ। एक अपने पास सर्कुलर डिस्क है इस तरीके से, ठीक है। एंड इसके कुछ टॉप पॉइंट पे अपन ने इसे हैंग करा हुआ है पी पॉइंट के अबाउट, और ये पी पॉइंट के अबाउट फ्री टू रोटेट है। एंड यही पी पॉइंट के परपेंडिकुलर अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो बस सिंपल तुमसे क्या पूछा गया, टाइम पीरियड, मास एम रेडियस आर है। करो सॉल्व, टाइम पीरियड करो कैलकुलेट। अमित, जो तुम क्वेश्चन भेजो ये एसएचएम का नहीं है, ये सिंपल रोटेशनल मोशन प्लस, बस रोटेशनल मोशन का ही से अपन क्वेश्चन कहेंगे।
है ना। इसमें सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन करके ओमेगा सॉल्व किया, ऐसा क्वेश्चन तुमने किया है, बट मैं ओमेगा वाला नहीं कराया हूँ, मैं वेलोसिटी वाला कराया हूँ, याद करो। मैं तुम्हें बताता हूँ, एक ऐसा एक बॉल दिया गया था, इधर से एक बुलेट फायर किया गया था, जब ये एम्बेडेड हो गया था तो कुछ हाइट ये ऊपर रेज किया था, याद है। तो ये उसी टाइप का रिलेटेड क्वेश्चन, अपन ने यहाँ पे वेलोसिटी टाइप लिया था, इसने ओमेगा टाइप लिया है। तो पहले एंगुलर मोमेंटम सॉल्व करके इसने ओमेगा सॉल्व कर लिया, और ओमेगा जैसे सॉल्व किया उसके बाद फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया, बस। हाँ, अपन ने हाइट सॉल्व किया था, इसमें एंगल पूछ दिया, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न सेम ही है। इसमें क्या करा, पहले एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके ओमेगा सॉल्व कर लिया, अपन ने मोमेंटम कंजर्व किया था वेलोसिटी सॉल्व करने के लिए। कनेक्ट करो चीजों को, तो यहाँ पे ओमेगा सॉल्व कर लिया गया। अब जैसे ही ओमेगा पता लग जाता है उसका एनर्जी कंजर्वेशन कर दिया। करना ट्राई अब, है ना। ठीक है। 2π√3r/2g, सभी से मैसेज का मुझे एक्सपेक्टेशन है, देखता हूँ कौन कौन भेजता है। बस रूट के अंदर क्या आया है यही बता दो, 3/2 या 1/2, ये भी कोफिशिएंट भी बता दोगे तो भी चलेगा। ओके, बहुत बढ़िया। सौम्या का 1/2 आया। सौम्या एक बार IP यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट P पॉइंट देखो। तुमने सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिया होगा, बट अपने को पता है ना कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है। सर सर हाँ बोलो सर बोलो। सर मेरा भी एक क्वेश्चन था सर। सर वही हाँ, रोटेशन का, सर आप देखे ही नहीं सर। तो एक सर बार वो फिर से एंगुलर इम्पल्स का था सर, तो उसमें थीटा सॉल्व करना था सर, उसमें तो एक एक सर बार फिर से स्ट्राइक। सुनो ना, तो एक बार टैग करके भेज फिर। यस सर। हाँ, टैग करके भेज, तो अभी मैं देख देख के ही बता दूंगा ना। चलो ठीक है, पहले ये अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले अपने पास फॉर्मूला है टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2π√I/mgd, राइट। तो यहाँ जो d है वो सिंपल r हो जाएगा, ये तो तुम क्लियरली देख सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट p यदि अपन देखें तो क्या लिखोगे, देखो mr²/2, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट देखोगे, और प्लस mr², राइट। तो यहाँ से सिंपल आएगा 3mr²/2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। और बस इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो 3mr²/2, तो यहाँ से आ जाएगा सिंपल 3mr²/2 और mgd, तो m से m कैंसिल, d की जगह r आएगा, r से r कैंसिल, एंड टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2π√3r/2g। तो मैं तुम्हें बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि इस फॉर्मूले को याद रखो, है ना। इस फॉर्मूले से तुम मैक्सिमम क्या 100% क्वेश्चन फिजिकल पेंडुलम के सॉल्व कर लोगे। देखो, बहुत बारी क्या होता है कि इसी क्वेश्चन में ना तुम्हें एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरीके से दे दिया जाएगा, समझना ध्यान से थोड़ा सा, इस तरीके से। और ये रोटेट कैसे होगा, तो ये जैसे तुम पहले रोटेट कर रहे थे वैसे ही, मतलब इसको कैसे समझाऊं, ऐसे देखो, ये है ना, इस तरीके से इसको ऐसे ऐसे अपन रोटेट कर रहे हैं, है ना। जैसे हैंड फैन होता है ना, हैंड फैन, हाथ पंखा, ध्यान हो कभी देखे हो, तो वैसे जैसे घुमाते रहते हैं वैसा ही टाइप सिचुएशन है, समझ पा रहे होगे तुम। तो यदि उस टाइप का सिचुएशन होगा तो अब सिंपल उसके अकॉर्डिंग अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करेंगे। मेरे लिए यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का खेल है बस, और डी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब मैं थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो उससे तुम्हें आंसर बताना अच्छे से, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छे से सॉल्व करना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आए तुमसे आंसर। इस तरीके का दो आइडेंटिकल रॉड है, मास m और लेंथ l, ठीक है। दो आइडेंटिकल रॉड है, मास m और लेंथ l, और ये इसके परपेंडिकुलर इसके एक्सिस है।
एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके जस्ट परपेंडिकुलर है और ये फ्री टू रोटेट है। फ्री टू रोटेट। बस टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, करो ट्राई। एल शेप का कोई स्ट्रक्चर है, इन दोनों के बीच एंगल 90 है ऑब्वियसली, है ना। तो तुमसे पूछा गया है टाइम पीरियड, लगाओ दिमाग। स्नेहिल, अमित का भी यही क्वेश्चन था जो तूने भेजा भी। सर भेज दिया सर फिर से। हाँ हाँ हाँ, मैंने देखा, ये वही क्वेश्चन है जो अमित ने पूछा है और वही सर। मैं एक्सप्लेन भी किया हूँ, इसलिए तो मैं शायद कनेक्ट हुआ हो कि अरे ऐसा ही क्वेश्चन तो मेरा भी था। यस तो इसमें देखो, इसमें क्या करना है कि जो ब्लॉक है ना ग्राउंड पे, उसका एंगुलर मोमेंटम अपन देखें तो mvr हो जाएगा सिंपल। सर, ओ पॉइंट एनर्जी क्या हो, कंजर्वेशन भी लगेगा इसमें। हाँ ना बिल्कुल, वही मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखो अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया था ना, बुलेट वाला, याद कर। यस तो सर। इसमें अपन ने क्या क्या स्टेप्स किए थे, पहले मोमेंटम कंजर्व किया था, क्योंकि अपन यहाँ पे ऑब्वियसली वेलोसिटी की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे भी पता है, तुम चाहो तो इसको मोमेंटम कंजर्वेशन से भी कर सकते हो, बिना एंगुलर मोमेंटम का कुछ झोल किए हुए। तो यहाँ पे पहले मोमेंटम कंजर्व करके इसकी वेलोसिटी निकालोगे, फिर एनर्जी कंजर्वेशन करके फिर इसके हाइट पे चले जाओगे, है ना। यस एक बार करना ट्राई, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना कि हमें ई सॉल्यूशन ऐप दिया हुआ है डाउट्स वगैरह सॉल्विंग के लिए, तो हम उसी पे डाउट सॉल्व करते हैं। व्हाट्सएप बहुत कम खोलता हूँ मैं, जब कोई कहता है तभी ओपन करता हूँ व्हाट्सएप। सर, हम लोग को तो एक्सेस ही नहीं बताता। हाँ वो पता नहीं यार, लीडर वालों को मना करा है, बाकी बैचेस के लिए तो है, पता नहीं, मैं बात किया तो हूँ लेकिन कह रहे हैं कि सर कर रहे हैं कर रहे हैं। देखो कर देंगे। वैसे जो भी तुम्हें डाउट्स वगैरह हो ना, तो तुम मैसेज करके, फोन करके भी तुम मुझसे पूछ सकते हो। बस एक बार तुम अपना नंबर सेव करवा दो मेरे फोन में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो।
क्या तुम अभी बोर्ड पे फोटो और मैं दोनों दिख रहा हूँ क्या? मतलब स्क्रीन यस और मैं सर। दोनों देख पा रहे हो क्या तुम मुझे? सौम्या, तुम्हारा प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो गया क्या? हाँ ठीक है। एक्चुअली था आलस आता है इसलिए मैं ऑन नहीं करता हूँ। खैर चलो अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्ट्रेटेजी क्या होगा ये अपन देखते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले अपने को ये समझना होगा कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है ना। पहले अपने को सेंटर ऑफ मास देखना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है। तो मुझे कहीं ना कहीं आइडिया लग रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में कहीं होगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है। अब जैसे मुझे इसका सेंटर ऑफ मास पता लग जाता है तो मैं ऐसा तो मान ही सकता हूँ ना कि इसका टोटल मास इस वाले पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। और जैसे मैं यहाँ पे टोटल मास मानता हूँ तो यहाँ 2m हो जाएगा और ये मेरा बनेगा d। जो अपन एल इफेक्टिव की बात करते हैं ये मेरा बनेगा d और इसका क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है। देखो ये डिस्टेंस है l/2, ये डिस्टेंस है l/2। ऑब्वियसली एंगल होगा ये 45 डिग्री, ये भी तुम समझ रहे हो। एंगल 45 होगा तो मैं d यदि लिखना चाहूँ तो l/2 एंड cos 45, राइट। तो ये कितना आ जाएगा देखो l/2√2। ये बनेगा क्या देखो ध्यान से, l/2√2 क्योंकि cos 45 1/√2 होगा तो यस सर। l/2√2 बन जाएगा। ठीक है। तो मुझे डी इफेक्टिव तो पता लग गया कि l/2√2 है। सही है। अच्छा यदि मैं अब टाइम पीरियड देखूं तो बस सिंपल आंसर आएगा 2π/I/mz/d। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, राइट, क्योंकि m की जगह यहाँ पे वैसे माहौल बनाता फालतू में, मैं बता दिया, तुमसे पूछना था मुझे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बताओ? पी पॉइंट के अबाउट 2/3 ml² होगा क्या? यस। बोलो। यस सर। 2/3 ml² हो जाएगा तो यहाँ पे 2/3 ml² और नीचे आएगा 2mgd। बस इसी को सॉल्व कर लो और d की जगह ये वाली वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। एक बार चेक करके देखो कितना आता है आंसर। टू बाई थ्री कैसे? देखो एक इंडिविजुअल रॉड का कितना होगा 1/3 ml²। तो एक और इंडिविजुअल रॉड है तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा 2/3 ml² हो जाएगा ना। हम्म। एक बार इसका फाइनल आंसर मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो टाइम, सर यही आ रहा है सर, 2π√2√2l/3g। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ से आएगा 2π, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और l/, है तो यहाँ से आएगा 2√2। एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, l/g 3g। यही आएगा क्या देखो मैं जो लिख रहा हूँ। यस। हाँ ठीक है ठीक है।
तुम्हारा आंसर सही था शायद, है ना स्नेहिल? यस सर। बहुत बढ़िया। चलो ये हो गया हो तो बताओ फिर मैं आगे बढ़ूं क्या? ये क्वेश्चन यदि समझ में आ गया हो तो बताओ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, फिर आगे अपन कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम देखेंगे। किसी को रिपीट करना हो तो रिपीट का मैसेज टाइप कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक फिर से डिस्क दिया गया है, डिस्क गिवन है, एंड इस पर जो इसका पॉइंट है P, वो ऊपर से r/4 डिस्टेंस पे है। ठीक है, r/4 डिस्टेंस पे, ध्यान से, है ना। और एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर है, फिर से जैसे डिस्क है ये परपेंडिकुलर दिख रहा होगा तुम्हें ना, उस तरीके से। ठीक है, तो ये पॉइंट अपना आ जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड फ्री टू मूव। बस क्वेश्चन सेम है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, मास m और रेडियस r है तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करो। r/4 डिस्टेंस ऊपर से, मतलब यहाँ पे कोई P पॉइंट है, यहाँ पे अपन ने हिंच किया, एक्सिस जेड एक्सिस के परपेंड मतलब पैरेलल है, सॉल्व करना है। आसान क्वेश्चन है, बस दो वैल्यूज फाइंड आउट करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और d, बाकी आंसर है। बताओ आंसर, आसान है, बट मतलब बस रूट के अंदर जो कॉफिशिएंट होगा ना वही बता दो।
2π√17r/4g। ओके, बाकी भी आंसर बताओ। 68/48 यानी कि 17/12 आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, बाकी तो आसान ही है क्वेश्चन। देखो करते हैं सॉल्व। बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व करना और डी सॉल्व करना है। तो पहले तुम्हें पता होगा कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस है 3r/4, डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो 3r/4 ही अपना डी भी बनेगा, तो डी इक्वल्स टू 3r/4, ये तो पता लग गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि अपन सॉल्व करने जाएं तो I इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो mr²/2 एंड md², तो md² में आएगा 3r/4 का होल स्क्वायर। बस इसी को तो सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ से आएगा सिंपल mr²/2 प्लस 9mr²/16, ठीक है। तो यहाँ से 25/32 देख लेना यार कैलकुलेशन, 16 + 18 होता ना, 16 + 18 34 आता, 34/32 यही है क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी 17/16। यस सर। सही है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। बस डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, 2π√I/mgd। कर लोगे क्या इसके आगे सॉल्व। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये अपना डी, तो इन दो को वैल्यूज रखो, आ जाएगा आंसर। क्या तुम्हें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो एक बार यस का मैसेज करो, आगे बढ़ेंगे फिर। चलो अब हेडिंग लिखना कॉम्बिनेशन ऑफ 2 SHMs। लास्ट टॉपिक है ये SHM का। ये कॉम्बिनेशन वाला पार्ट अच्छे से पढ़ना, क्योंकि तुम्हें स्ट्रिंग वेव में भी हेल्प करेगा, ये साउंड वेव में भी हेल्प मिलेगा, इससे वेव ऑप्टिक्स में भी हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 SHM को ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। इस टॉपिक को अच्छे से समझोगे, वेव को समझने में बहुत आसानी मिलेगा, बहुत आसान हो जाएगा वेव, ठीक है। ध्यान से सुनना, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 SHMs। देखो दो SHM का कॉम्बिनेशन समझना ध्यान से। मैं क्या करता हूँ कि पहला जो SHM का इक्वेशन है उसे मैं मानता हूँ y1 = a sin ωt, पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में मानता हूँ a sin ωt + phi, दोनों के लिए एम्पलीट्यूड भी अलग अलग मान लेते हैं। ये जो phi मैंने माना है ना, ये दोनों के बीच जो भी फेज कांस्टेंट होता है वो उसको एडजस्ट कर देगा। मतलब ऐसा सिंपल कि एक को अपन ने मीन पे मान लिया और दूसरा जहां पे होगा उसके अकॉर्डिंग अपन phi में उसे एडजस्ट कर देंगे जो भी वैल्यू है, ठीक है। तो दो SHM अपन क्या क्या मान रहे हैं, y = a sin ωt एंड y2 = a2 sin ωt + phi। तो देखो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 SHM का क्या मतलब होगा कि ynet = y1 + y2, सही है। तो y1 यहां से क्या आएगा, a1 sin ωt प्लस a2 sin ωt + phi, सही है ना। बस इसी को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, a1 sin ωt प्लस a2। अब यदि मैं sin ωt को ओपन करूं तो क्या लिखोगे, sin ωt cos phi प्लस cos ωt sin phi, ये सिंपल आ जाएगा। तो अब इसे अपन सॉल्व करें तो यहाँ जाएगा, यहाँ से क्या क्या देखो कुछ कॉमन निकल सकता है तो निकालो। sin ωt मैं कॉमन निकालूंगा, तो
तो यहाँ पे जो कॉमन निकलने के बाद बनेगा a1 प्लस a2 cos फाई प्लस a2 sin फाई एंड cos ओमेगा टी। सिंपल दिख रहा होगा तुम्हें। अच्छा, अब मैथ्स आने वाला है। ये a है और इसे मैं b मानता हूँ, तो जो y नेट है ये कुछ a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी का टर्म बनेगा क्या। अब यदि मैं तुमसे कहूँ कि मुझे y नेट का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, पहले मैक्सिमम की बात करते हैं, तो क्या लिखोगे मैक्सिमम वैल्यू, बताओ मुझे। सर बोलो। सर सॉल्व यदि सर सिर्फ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो भी ए बी है उसको अपन करेंगे सॉल्व, है ना। तो पहले इतना नोट करो और फिर अपन ए मैक्स निकालेंगे, मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ तक नोट करो। तो इससे अपन एक इक्वेशन का और फॉर्मेशन करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। पहले इतना नोट करो फिर अपन देखेंगे आगे। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। देखना, अब अपन सिंपल एक अलग से वैल्यू सॉल्व कर लेना चाहते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तुम इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो ए की जगह है क्या a1 प्लस a2 cos फाइव एंड बी की जगह है क्या a2 sin फाइव। तो इन दोनों पे स्क्वायर चढ़ेगा, इसे अपन सॉल्व करेंगे। ओपन करो, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर एंड 2a1 a2 cos फाइव, और इधर से आएगा a2 sin स्क्वायर फाइव। ठीक है, cos स्क्वायर फाइव इधर भी लिखना था, भूल ही गया मैं तो। a2 cos स्क्वायर फाइव, ठीक है। देखो इन दो में यदि तुम ध्यान से देखो तो यहाँ से a2 कॉमन आ जाएगा, तो sin स्क्वायर फाइव प्लस cos स्क्वायर फाइव 1 बनेगा। तो इसे मैं फर्दर लिखूं तो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव का टर्म बनेगा। एक बार देखो ध्यान से, तो कहीं ना कहीं तुम्हें फीलिंग आ भी रहा होगा कि कुछ दो वेक्टर के समेशन जैसा रिजल्टेंट का अपन ने फॉर्मूला देखा था ना, वैसा ही कुछ फॉर्मूला है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा जैसा ही फॉर्मूला है। तो ये अपन ने सिंपल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉल्व किया। अच्छा, यदि तुम सपोज करो, यदि मैं तुमसे कहता है कि मुझे कोई एंगल अल्फा है वो मुझे सॉल्व करना है, तो तुम सिंपल यहाँ पे क्या कहते हो, b अपॉन ए कहते है ना। b अपॉन ए क्यों कहेंगे वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, देखना, क्योंकि अपने को समझ में आ रहा है कि दो वेक्टर का समेशन है। तो दो वेक्टर का समेशन है, इसका सीधा सीधा मतलब यही समझ में आता है
कि दोनों वेक्टर का समेशन होता है tan थीटा, अपन इसको b को अपन क्या लिखते हैं, a2 sin phi डिवाइड बाय a1 प्लस a2 cos phi। देखो ये तुम्हें समझ में आया होगा, शायद मैथ्स में पढ़े भी होगे, सर डाउट थोड़ी ना होगा इसमें, डाउट है क्या? tan phi में नो सर। हाँ वही। तो एक बार इसे नोट करो, फिर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ तुम्हें। तुम में से कितने स्टूडेंट प्रॉपर इंदौर के हैं? कौन कौन प्रॉपर इंदौर के हो तुम में से? नो वन, मतलब सभी बाहर के ही। वैसे मैं भी बाहर का ही हूँ। मैं हूँ बिहार से, पटना से। प्रभाकर सर है बेगूसराय से। पहले मैं घर पे था, फिर मैं यहाँ पे आ गया इंदौर। अरे नाइस। हाँ मैं तो NIT जालंधर से पास आउट हूँ। ये नोट कर लिए हो तो बताओ, फिर अपन इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो अब एक बार मैं ना फाइनल इक्वेशन लिख देना चाहता हूँ। तो y नेट यदि मैं लिखना चाहूँ प्रॉपर तरीके से, अब मैं फाइनल इक्वेशन का फॉर्मेशन ले रहा हूँ, तो क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ? देखना, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi ब्रैकेट में साइन ओमेगा t प्लस tan इनवर्स a2 sin phi अपॉन a1 प्लस a2 cos phi। ये तुम्हें थोड़ा अजीब लगा होगा। क्या तुम्हें ये इक्वेशन समझ में आया क्या मैंने कैसे कैसे लिख दिया? सर हाँ बोलो। सर ये तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा ना सर, ओमेगा टी और ये टेन इनवर्स का हाँ टर्म। बिल्कुल 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 ब्रैकेट के अंदर आएगा। हाँ बिल्कुल ब्रैकेट के अंदर आएगा ओमेगा टी वाला। तो क्या तुम्हें इक्वेशन समझ में आया क्या? ये कैसे लिखा? देखो बताता हूँ मैं तो। ये सिंपल y नेट इक्वल्स टू, अपन ने क्या करा कि अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। यार तुम्हें समझ में आ गया होगा यार, तुम मैथ्स का स्टूडेंट हो नहीं क्या? है ना? तो साइन a प्लस साइन बी मतलब साइन a प्लस बी का फॉर्मेशन बना होगा, वहां से ही करा अपन ने। क्या किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है क्या? इस इक्वेशन में डाउट है तो बताओ, फिर मैं बताऊंगा। इस इक्वेशन में किसी को डाउट है तो बताओ। चलो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखना पहला क्वेश्चन, y नेट निकालना है, सिंपल है ना? तो पहला y इक्वल्स टू 4 साइन ओमेगा t प्लस 30 डिग्री दिया गया है, एंड y2 इक्वल्स दिया गया है 3 साइन ओमेगा t प्लस 120 डिग्री।
सोच समझ के सॉल्व करना, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस 100% मतलब बहुत ज़्यादा है। ये दो इक्वेशंस हैं, वाई नेट सॉल्व करना है, करो सॉल्व। ओमेगा टी प्लस 37 पे डाउट है मुझे। नहीं 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 नहीं, tan इनवर्स 13/4 नहीं होगा यार कुणाल, नहीं होगा ये। सर 3/4 है, वो इनवर्स का है। 1 है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, नहीं नहीं 3/4 भी नहीं होगा एक्चुअली। सोचो इसमें यहीं पे मिस्टेक है, ओमेगा टी वाला टर्म में ही मिस्टेक है। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। ओ देखो कहीं मिल जाए तो अच्छी बात है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो ए नेट तो तुम सभी ने सॉल्व कर लिया होगा, ए नेट 5 आया होगा, इसमें मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। देखो ये 5 कैसे आया, तो पहले देखो दोनों के लिए तुम फेज डिफरेंस निकालो, तो तुम कैसे लिखोगे, ओमेगा टी प्लस 120 माइनस ओमेगा टी प्लस 30। ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल होगा और 120 माइनस 30 90 डिग्री आएगा। मतलब समझ में आता है कि पहले और दूसरे एसएचएम के बीच जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 90 डिग्री का है। देखो एक चीज मैं ये भी बता दूं तुम्हें डाउट आ रहा हो कहीं, तो यदि तुम इन दो इक्वेशंस को देखो तो इन दोनों इक्वेशंस के बीच फेज डिफरेंस कितना, फाई का है ना। जैसे यहाँ पे मैं डेल्टा फाई कहूँ तो इसके पास ओमेगा टी और इसके पास ओमेगा टी प्लस फाई है, तो ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी से ये कैंसिल करोगे, सिर्फ फाइव बचेगा, है ना। तो इसके पास फेज डिफरेंस फाइव का है, एंड सिमिलरली इसके पास जो फेज डिफरेंस है वो कितने का है, 90 डिग्री का है। ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब जैसे ही मुझे 90 डिग्री पता लगा, इसमें क्या करेंगे फिर, मुझे समझ में आ गया कि दो वेक्टर्स 90 पे हैं, सिंपल कहने का मतलब। तो वाई नेट में जो ए लिखेंगे, ए नेट, समझना, यदि मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन एक बार लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा वाई नेट इक्वल्स टू ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा कह लो, मतलब ओमेगा टी तो नहीं कहना चाहिए, वो मैं बताऊंगा क्या कहना चाहिए। मतलब एक सिंपल सा टर्म मैं लिखता हूँ, ओमेगा टी प्लस फाई वन कह लो, सिंपल, ऐसे एक सिंपल लिख रहे हैं, सिंपल समझो, है ना।
तो देखो ए नेट तो मुझे समझ में आ गया कि ए नेट तो 5 के बराबर है, ठीक है। अब मुझे फाई सॉल्व करना है। फाई मतलब फाई की जगह तुम चाहो तो यहाँ अल्फा भी प्लेस कर सकते हो, तो अल्फा यहाँ से आ गया 37 डिग्री, ये ऑब्वियस है, सबको समझ में भी आया है। अब पॉइंट क्या है कि इसका आंसर जो होगा ना वो ये होगा वाई नेट इक्वल्स टू ए नेट, तो ए नेट तो 5 है, 5 साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 37, ये होगा इसका आंसर। अब तुम सोचो यहाँ पे प्लस 30 क्यों आया, सोच के देखो, मैं बताता हूँ। तुम्हें याद होगा जब भी कभी अपन एंगल लिखे थे, मतलब आज से पहले तक कभी भी याद करो, तो मैं हमेशा कहता था ना कि विद ए वेक्टर या विद ए वेक्टर या विद बी वेक्टर या विद एक्स एक्सिस या विद वाई एक्सिस, ये मैं टर्म हमेशा यूज करता था, तुम याद करो। मैं हमेशा रेफरेंस की बात करता था, क्योंकि एंगल 30 डिग्री कहना मतलब ऑब्वियसली ये थोड़ा अजीब हो जाएगा ना, क्योंकि जब तक मुझे रेफरेंस नहीं बताया जाएगा कि x से 30 या y से 30, तो कैसे पता लगेगा, सोचने वाली बात है। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि ये जो तुमने 37 निकाला, ये ना किसी के रिस्पेक्ट में निकाला है ना। जैसे यदि मैं तुमसे कहूं कि यदि मैं पीछे वाली इक्वेशन, जैसे मैं इसी वाले इक्वेशन में तुम्हें दिखाऊं, ये वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में, तो मैंने एंगल किसके रिस्पेक्ट में निकाले, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में निकाले, तब तो मैंने ओमेगा टी प्लस ये कर दिया। बट यहाँ पे तो ओमेगा टी प्लस 30 है ना यार, तो ओमेगा टी प्लस 30 प्लस वो एंगल करोगे तो जाके अपना फाइनल एंगल आएगा। क्या तुम कनेक्ट कर पा रहे हो क्या? यस सर। समझ में आया क्या सभी को? सोचो सोचो, यहाँ पे तो सिर्फ ओमेगा टी होता ना पहले वाले इक्वेशन में, ओमेगा टी, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होता। बट यहाँ पे ओमेगा टी प्लस 30 है, मतलब वो ओमेगा टी प्लस 30। अब इससे तुम एंगल सॉल्व कर रहे हो, तो इससे एंगल सॉल्व करे तो और इधर जाना होगा, तो ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में तो कोई कंप्लीट एंगल हुआ ना, तो इसमें दोनों का समेशन होगा। समझ में आया किस किस को आया, यस का मैसेज करो। कुणाल को आ गया, सोनू को आ गया। 37 नहीं आया, ठीक है, एक बार मैं 37 बता देता हूँ। देखो tan अल्फा तुम्हें याद होगा a2 sin फाई डिवाइड बाई a1 प्लस a2 cos फाई, ये पता होगा ना, ये लिखते थे। और याद करो ये भी अपने साइड में कभी ना कभी लिखा होगा विद ए वेक्टर, या याद करो विद ए वेक्टर, ऐसे मैं हमेशा साइड में लिखा करता था विद ए वेक्टर, वेक्टर याद करो कभी याद आ रहा हो तो, विद ए वेक्टर या विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये हमेशा मैं लिखता था। तो अब डेफिनेटली ये जो अपन एंगल है ये किसी ना किसी के किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में है। अब देखो तुम यहाँ पे फाई तो 90 है, तो साइन फाई 1 हो जाएगा, कॉस फाई कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से सिंपल a2 बाई a1 बचेगा, और a2 कितना है 3 और a1 कितना है 4, तो 3 बाई 4 कितना होगा 37। समझे क्या? बताओ इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो बताओ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन ऐसा ही रिपीट करने को दूंगा, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना। y1 इक्वल्स टू 8 साइन ओमेगा टी प्लस 60 एंड y2 इक्वल्स टू 6 साइन ओमेगा टी प्लस 150। मिस्टेक मत करो, फाइनल आंसर बताओ।
गुड, 97 डिग्री सही है। तो एक बार सभी का आंसर आ जाए तो बता देना, फिर आगे अपन बढ़ जाएंगे। चलो, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया हो तो एक बार यस का मैसेज करो। क्या मुझे सॉल्व करना है क्या? चलो मैसेज तो 4-5 स्टूडेंट का ही आ रहा है यार। देखो, अब इसमें एक जेई मेंस के हिसाब से 2 टॉपिक है, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक तो है फ्री ऑसिलेशन और एक है डैम्प्ड ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन को अपन फोर्स्ड ऑसिलेशन भी कहते हैं। तो एक बार मैं तुम्हें इसे समझा देता हूँ। सपोज करो तुम्हें ये दिख रहा होगा, तुम चाहो अपने स्क्रीन पे मेरी फोटो यदि जूम करना चाहो तो उस पर क्लिक करोगे तो जूम हो जाएगा, पता भी होगा तुम्हें। खैर, तो ये मान लो अपने पास कोई एक रॉड है ना, इसको मैं यहाँ से ऑसिलेट कर रहा हूँ तो इसमें तुम ऑसिलेशन क्लियरली देख सकते हो इस तरीके से। तो यदि आइडियल होता तो ये लगातार ऑसिलेट करता रहता, बट ऑब्वियसली अपने को पता है कि सिचुएशन तो सभी आइडियल होते नहीं है, रियल होते हैं। तो इसमें क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये रुक जाएगा, है ना। कुछ टाइम बाद तुम देखोगे कि रेस्ट पे आ जाएगा। तो रेस्ट पे आने का मतलब इसी को अपन डैम्ड ऑसिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डैम्ड ऑसिलेशन। डैम्ड ऑसिलेशन के पीछे रीजन क्या है, मैं तुमसे कहूँ कि रुका क्यों? तो एयर रेजिस्टेंस है, तो एयर रेजिस्टेंस इस पर लगातार अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता गया और ये फाइनली रुक गया, जिसको अपन डैम्ड ऑसिलेशन कहते हैं। एक होता है फ्री ऑसिलेशन, जिसको अपन फोर्स्ड ऑसिलेशन भी कहते हैं। वो क्या होता है ये समझो। जैसे मान लो मैंने इसे एक रोटेशन कराया, ठीक है, इसे मैंने एक रोटेशन कराया। अब मैं देख रहा हूँ कि एक रोटेशन में इसका कुछ एम्पलीट्यूड कम हो गया, तो जितना एम्पलीट्यूड कम हुआ ना उतना मैंने बाहर से रिस्टोरिंग फोर्स इसे दे दिया। तुम समझ रहे होगे, जैसे जितना इसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है मैं इधर से देते जा रहा हूँ, देते जा रहा हूँ, देते जा रहा हूँ। तो तुम देखो कि जैसे जैसे मैं इसे मार रहा हूँ ना, तो इसका जो ऑसिलेशन है वो कंप्लीट हो रहा है और सेम एम्पलीट्यूड के साथ हो रहा है। मतलब कि जो भी एक राउंड में लॉस हुआ उसे मैंने नेक्स्ट राउंड में फिलअप कर दिया, फिर अगले राउंड में जो लॉस हुआ उसे मैं उसके अगले राउंड में फिलअप कर दिया। तो इस तरीके का जो ऑसिलेशन होता है उसको अपन फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। फोर्स्ड ऑसिलेशन कहने का मतलब कि यहाँ पे मैं लगातार एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, जो भी लॉस हो रहा है उसको मैं ऐड ऑन करता जा रहा हूँ। और ये ऐड ऑन करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम कांस्टेंट है। और मुझे बताया भी गया था कि एसएचएम में टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो कंजर्व तो आइडियल सिचुएशन में, बट रियल सिचुएशन में जो भी एनर्जी लॉस हो रही है वो अपन ने बाहर से फुलफिल कर दिया। तो जैसे ही फुलफिल कर दिया तो डेफिनेटली बाहर से कुछ वर्क कर तो रहा है ना, तो इसी को अपन फोर्स्ड ऑसिलेशन कहेंगे। क्या तुम्हें समझ में आया? पहले मैं तुम्हें ये बताओ, हाँ, एनर्जी लॉस इसलिए क्योंकि एयर रेजिस्टेंस वगैरह है ना, तो एयर रेजिस्टेंस वगैरह तो उसकी एनर्जी लॉस कराएगा ना। तो जो फ्री ऑसिलेशन एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करा, ये तुम्हें समझ में आया? फ्री ऑसिलेशन को फोर्स्ड ऑसिलेशन से भी समझ सकते हो।
क्योंकि उसमें जिसमें जितना अमाउंट ऑफ लॉस हो रहा है वो अपन ऐड ऑन करते जा रहे हैं बाहर से। मतलब ये मैं तुम्हें सिंपल थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, इसका मैथमेटिकल बताऊंगा मैं बाद में, पहले ये तुम समझो। ये तुम्हें समझ में आया हो तो एक बार ये इसका मैसेज कर दो। ठीक है। तो एक बार हेडिंग लिखना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑसिलेशन में सबसे पहला लिखना फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन। अच्छा, तुम सभी के पास मॉड्यूल है क्या? क्या तुम सभी के पास मॉड्यूल है क्या, अपने जो मेंस वाले मॉड्यूल हैं? यस सर। हार्ड कॉपी है या फिर सॉफ्ट कॉपी है? हार्ड। बहुत बढ़िया। तो एक बार पेज नंबर 176 निकालना सभी। निकालो पेज नंबर 176। इसलिए थ्योरेटिकल पार्ट है तो मैं तुम्हें यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। 176। यस सर। यस। सभी के पास ओपन हो गया क्या मॉड्यूल? यस सर। हाँ, तो 176 में तुम फ्री ऑसिलेशन, डैम्ड ऑसिलेशन देख रहे होगे, एंड उसके नेक्स्ट पेज 177 पे नीचे देखोगे तो फोर्स्ड ऑसिलेशन है, दिख रहा है तुम्हें? यस सर। हाँ, तो सबसे पहले मैं तुम्हें फ्री ऑसिलेशन एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो फ्री ऑसिलेशन में क्या क्या लिखा हुआ है। द ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स आर डिफाइंड एज फ्री ऑसिलेशन। ऑब्वियसली जैसे जो भी एनर्जी, जो भी, देखो यहाँ पे एक रीस्टोरिंग फोर्स लिखा हुआ है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, मतलब सिंपल है कि जो भी एनर्जी के लॉसेस है तो उसे अपन ने एक फोर्स से उसे फिलअप करते गए हैं। जैसे सिंपल अपन ने कभी झूला झूला हो, याद करो, तो याद करो कि झूला झूलने टाइम एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड रखने के लिए कोई अपन बगल में खड़ा रहता है फ्रेंड वगैरह, वो जरा सा पुश करते रहता है। फील किया हो क्या? मतलब फील क्या तुम करे हो क्या ऐसा लाइव कभी? यस सर। है ना? तो एक ऐसा एक सिंपल सा, जैसे अपन पार्क में भी जाते हैं तो एक सिंपल ऐसे ऐसे अपन हाथ से टच करते जाते हैं ताकि जो भी लॉस हो रहा है वो अपन बाहर से फिलअप कर रहे हैं। तो ये अपना फ्री ऑसिलेशन हो गया। तो इस ऑसिलेशन में क्या क्या, एम्पलीट्यूड फिक्स्ड रहता है, फ्रीक्वेंसी वगैरह फिक्स्ड रहता है, और एनर्जी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि जो भी एनर्जी का लॉस हुआ है वो अपन ने एडिशनल फिलअप कर दिया। तो इस ऑसिलेशन को अपन फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। तो एक बार जल्दी से इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पॉइंट पढ़ो, और इस तीनों पॉइंट्स में से किसी पॉइंट में डाउट है तो मुझसे पूछो। फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट पढ़ो, इसमें कहीं कोई डाउट है तो पूछो। तीनों ही पॉइंट समझ में आ गया हो तो मुझे यस का मैसेज कर देना। फ्री ऑसिलेशंस के तीनों पॉइंट समझ में आ गया हो तो मुझे यस का मैसेज कर देना। देखो उसके बाद है डैम्ड ऑसिलेशन। डैम्ड ऑसिलेशन को ध्यान से समझो। जो रियल लाइफ का ऑसिलेशन होता है उसको अपन डैम्ड ऑसिलेशन कहते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में कोई भी सिंपल पेंडुलम हो चाहे कुछ भी हो, वो इनफाइनाइट टाइम तक ऑसिलेट नहीं करता है ना? तुम देखोगे कि हर एक इंटरवल के बाद, हर एक ऑसिलेशन के बाद उसका जो टाइम पीरियड है वो लगातार कम होते जाता है, उसका एम्पलीट्यूड लगातार कम होते जाता है। तो अपन सिंपल देख भी सकते हैं कैसा होता है रियल लाइफ में। तो ये सभी ऑसिलेशन को अपन डैम्ड ऑसिलेशन कहेंगे। यदि मैं तुमसे कहूँ कि डैम्ड ऑसिलेशन के पीछे रीजन क्या है, क्या ऐसा
क्या चीज़ अपन हटा देते हैं जिसकी वजह से डैम्प्ड ऑसिलेशन फ्री ऑसिलेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे तुम कहो एयर रेजिस्टेंस हटा दो, कोई भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसे हटा दो, कोई भी लिक्विड है तो कोई विस्कस फोर्स लग रहा है उसे हटा दो। तो ये सब जो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं जिसकी वजह से एनर्जी लॉस होता है, जिसको अपन रिकवर नहीं कर सकते हैं, तो ये सभी एलिमेंट को हटा दो तो ये सभी डैम्प्ड ऑसिलेशन अपना फ्री ऑसिलेशन बन जाएगा। फ्री ऑसिलेशन कहने का मतलब कि जो आइडियल ऑसिलेशन है अपना समझेंगे। तो कहने का मतलब सिंपल है कि डैम्प्ड ऑसिलेशन के पीछे जो रीजन है वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हैं बताओ? फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स। तो ये सब कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो एनर्जी लॉस होता है वो एनर्जी को अपन रिकवर नहीं कर सकते। तुम्हें भी पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो भी एनर्जी में लॉस है उसे अपन रिकवर कर सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो भी एनर्जी में लॉसेस होती है उसको अपन रिकवर नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसी ऑसिलेशन को अपन डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब एम्पलीट्यूड भी लगातार कम होते जाता है। यदि मैं तुम्हें इसका डायग्राम दिखाऊं, वैसे तुम देख भी सकते हो फिगर पेज नंबर 177 के सेकेंड डायग्राम में देखो, पहले एक्सटी ग्राफ है एंड दूसरा एक्सटी ग्राफ है, दिख रहा है? पहले वाले एक्सटी ग्राफ में देखो सभी का एम्पलीट्यूड सेम है, बट इसके आगे वाले में अपन देख रहे थे इसका लगातार एम्पलीट्यूड कम होते 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 जीरो। देख रहे हो क्या? तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन का एग्जांपल है। तुम एक पॉइंट और नोटिस करो, अपन ने फिजिक्स में जो कुछ भी पढ़ा है अभी तक, कोशिश यही करा गया था कि पहले आइडियलिस्टिक सिचुएशन पे काम करें, और एक बार जब अपने को आइडियलिस्टिक सिचुएशन अच्छे से समझ आ जाए तो फिर उसे रियल सिनेरियो में चेंज करें। ऐसा ही अपन ने हर चैप्टर में किया देखा जाए तो, मतलब सभी में अपन ने ऐसा किया लगभग, इसमें भी ऐसा ही कर रहे हैं। अभी ये चैप्टर अभी एंड होने वाला है, एंड होने से पहले तक के कंटेंट को अपन ध्यान से देखें तो आइडियलिस्टिक सिचुएशन है, वो रियल में कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। एंड आज अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन रियल सिचुएशन को जस्टिफाई कर रहे हैं कि रियल सिचुएशन को इससे कैसे अपन कंपेयर कर सकते हैं। तो वही मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जो रियल में यदि अपन कहें कि कोई एक एसएचएम है जो इनफाइनाइट टाइम तक अपना ऑसिलेशन कंप्लीट करते रह रहा है, तो ये कहना गलत होगा डेफिनेटली, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम तक तो कोई भी ऑसिलेट नहीं कर पाएगा जो अपन रियल सिनेरियो की अपन बात करें तो आखिर इसमें रीजन क्या है, वो रीजन अपन ने फाइंड आउट करने की कोशिश करा। तो समझ में आया कि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो अपना एक मेन रीजन है, क्योंकि उसकी वजह से जो एनर्जी में लॉस होता है उसको अपन रिकवर नहीं कर सकते। जैसे स्प्रिंग एक कंजर्वेटिव फोर्स है, क्यों कंजर्वेटिव फोर्स है? क्योंकि इसकी में जो अपन एनर्जी स्टोर करते हैं उसे अपन रिकवर कर सकते हैं। बट ये भी तुम्हें ध्यान रखना है कि स्प्रिंग की कंजर्वेटिव फोर्स तभी तक काम करेगा जब उसमें इलोंगेशन या कंप्रेशन एक लिमिट में हो, जब तक वो हुक्स लॉ को फॉलो करे। यदि हुक्स लॉ को फॉलो नहीं किया फिर स्प्रिंग भी कंजर्वेटिव फोर्स नहीं रहेगा। तो क्या तुम्हें डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत आइडिया लगा क्या कि डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते किसे हैं? तो ये इसका मैसेज करो। अब देखो इसमें अब एक बार ना डैम्प्ड ऑसिलेशन के जो दो स्टार्टिंग के जो कुछ पॉइंट्स हैं ना, स्टार्टिंग में कुछ थ्योरी है तो 3 लाइन एक बार जल्दी से पढ़ लो, तो उसके बाद इसका अपन मैथमेटिकल इक्वेशन में तुम्हें समझा देता हूँ। इस पे बेस्ड क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में 1-2 करा दूंगा डैम्प्ड ऑसिलेशन पे, ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग जब तुम 12th फिजिक्स में मैग्नेटिज्म पढ़ोगे ना तो वहाँ पे तुम्हें एक हिस्टेरिसिस लूप पढ़ाया जाएगा। यस सर। तो वो तुम्हें वहाँ पे समझ आ जाएगा। एलसी ऑसिलेशन, इवन मैं एक चीज़ और तुम्हें बताऊँ, जब तुम एसी पढ़ोगे, एसी अल्टरनेटिंग करंट, या फिर ईएमआई में भी बताते हैं, ईएमआई या एसी एलसी ऑसिलेशन। हाँ, वो टीचर पे डिपेंड करता है कि उसे एसी में एक्सप्लेन करता है कहाँ एक्सप्लेन करता है। बट
एलसी ऑसिलेशन में भी ना सेम ऐसा ही आएगा, वहां भी डैम्ड ऑसिलेशन आएगा। तो मतलब कहानी सेम ही है। डैम्ड ऑसिलेशन अब देखो सिंपल, वहां पे अपन क्या कहेंगे कि जो अपन कहते हैं कि करंट वगैरह जो है वो एक वायर से अपन करंट पास करें तो यहाँ भी 1 एम्पियर है, वहां भी 1 एम्पियर है, 10 किलोमीटर दूर भी जाए तो भी 1 एम्पियर है। तो रियल में ऐसा पॉसिबल थोड़ी नहीं होता, लॉस तो है। तो फिर अपन पहले आइडियलिस्टिक सिचुएशन पे सॉल्व कर लेंगे, जब चैप्टर एंड होने वाला होगा फिर अपन रियल सिनेरियो को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि नहीं ऐसा ऐसा होगा। तो एलसी ऑसिलेशन में भी ऐसे होता है कि एक इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है। तो कैपेसिटर में हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी और इंडक्टर में हाफ एल आई स्क्वायर। तो क्या होता है कि एक बार कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, फिर इंडक्टर चार्ज होता है, फिर इंडक्टर होता है डिस्चार्ज, फिर कैपेसिटर चार्ज होता है। तो क्या हो रहा है कि एक बार इसकी पूरी एनर्जी इसमें चली जा रही है, इसकी पूरी एनर्जी इसमें चली जा रही है। तो ये ऐसे ही ऑसिलेशन करता रह रहा है। मतलब जैसे तुम यहाँ देख रहे हो ना कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। मतलब समझ रहे हो तुम बात को? वहां भी क्या हो रहा है, हाफ सी वी स्क्वायर हाफ एल आई स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है, हाफ एल आई स्क्वायर हाफ सी वी स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ भी जो मतलब इन दो को कंपेयर करोगे ना, तुम्हें लगेगा ये तो एसएचएम जैसा ही है। इसीलिए अब एसएचएम वहां ना कह के ऑसिलेशन कह दिया गया, राइट? तो उसी को अपन एलसी ऑसिलेशन कहते हैं, वो डिटेल में तुम पढ़ोगे। बट इसका थीम यही है, जो अपन एसएचएम में पढ़ रहे हैं ना, यही थीम है। जब तुम एलसी ऑसिलेशन पढ़ना तो एक बार इससे एसएचएम से भी रिलेट करने की कोशिश करना, तो तुम्हें ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे एक Yes, sir. डैम्पिंग, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या? कोई डाउट है क्या? नहीं, हाँ। चलो डैम्ड ऑसिलेशन अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, फिर इस पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगा। हाँ, एक चीज मैं तुम्हें ये भी बोलूंगा कि एसएचएम के जो भी इलस्ट्रेशंस वगैरह है ना, वो तुम सॉल्व करते रहना, ठीक है? इसके जो डाउट्स वगैरह हैं वो तुम मुझसे पूछते रहो। मैं एक दिन जैसे कल हाँ, कल के लेक्चर में ना डैम्ड ऑसिलेशन के बाद तुम्हारे इसके पीछे के जितने भी डाउट्स हैं ना, तुम मुझे बोलना, अपन वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? कल डैम्ड ऑसिलेशन के बाद जो भी डाउट्स होगा वो डिस्कस करेंगे। उसके अगले वाले दिन मैं जीपीएम स्टार्ट करूंगा। तो डैम्ड ऑसिलेशन ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपन डाउट्स डिस्कस कर लेंगे। तुम कहोगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराने को, तो अच्छे क्वेश्चंस करा देंगे। फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर की तरफ स्विच ऑन होंगे, मूव ऑन होंगे। हाँ, एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना कि पीछे के टॉपिक्स को अपने को कवर अप करते रहना है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। क्योंकि देखो, देखते देखते अपन एसएचएम कंप्लीट कर लिए, तुम्हें पता होना चाहिए। तो अपन 11th के ऑलमोस्ट 85% या 80% अपन ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। 80% कम तो नहीं होता है, बस 20% ही बाकी है। तो बहुत जल्दी ये भी 20% हो जाएगा। उसके बाद फिर 12th स्टार्ट होगा, तो फिर 12th में भी वैसे ही। तो ये तुम्हारे लिए सबसे डिफिकल्ट ये रहेगा कि अपन पीछे के टॉपिक्स को रिवीजन कैसे करते हैं, ये तुम्हारे लिए चैलेंजिंग होगा। सर अभी तो बचा है ना सर? तो ज्यादा सर नहीं अभी तो बचा है ना? सर अभी तो वो बचे थर्मोफिजिक्स और ये आपके ये बचा फ्लूइड अभी क्या? मैकेनिक्स, ये सब सॉलिड ऑलिड। हाँ, जीपीएम बचा है। तो जीपीएम हार्ड टू हार्ड हार्डली 8 लेक्चर लगते हैं। हीट, तो हीट में टोटल 10 लेक्चर मानो, तो 10 और 8 8 18, और वेव में 10 लेक्चर, तो 28 लेक्चर का कंटेंट ही बाकी है बस। 3 ही टॉपिक है ना मेन, तो फ्लूइड, जीपीएम और हीट। सॉरी, क्या क्या दोनों के एक ही नाम कहते हैं, जीपीएम, हीट और वेव, यही 3 टॉपिक। तो 10, 8, 18 और 28 लेक्चर में हो जाएगा। खैर, मेन है पीछे के टॉपिक्स को रिवाइज करते रहना, क्योंकि जितना पीछे का याद रहेगा वो इसी के बेसिस पे तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे तो पढ़ लेते हैं अपन, लेकिन पीछे से यदि भूल रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। तो एक बार कुछ अपना ऐसा प्लानिंग बनाओ जिसके हिसाब से पीछे के जो टॉपिक्स हैं उसको अपन प्रॉपर टाइम दे सकें। और एक चीज़ मैं ये भी बता रहा हूँ तुम्हें, 25 क्वेश्चन आएंगे तुम्हें टोटल फिजिक्स में, तो जिसमें से 11 क्वेश्चन होंगे 11th प्रोफाइल के और 14 क्वेश्चन होंगे 12th प्रोफाइल के। एंड ये मैं बता दूं कि 11th प्रोफाइल के जो 11 क्वेश्चन होंगे ना, उसमें तुम 11 के 11 सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली
ये 11th वाला प्रोफाइल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज़्यादा इसमें फॉर्मूलेज नहीं है, ज़्यादा इसमें मगजमारी नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ पर्सनली। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कम कम ही चीज़ याद हो तो अपन इक्वेशन वगैरह सॉल्व करके अपन सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। बट 12th प्रोफाइल में क्या होता है कि उसमें थोड़ा थ्योरेटिकल टच ज़्यादा आ जाता है, जैसे अपन सेमीकंडक्टर की बात करें, मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, तो इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल टच ज़्यादा आ जाता है। बट 11th प्रोफाइल में मैथमेटिकल टच ज़्यादा रहता है। तो जो मैथ्स बैकग्राउंड है, डेफिनेटली अपन मैथ्स बैकग्राउंड के जिनका मैथ्स स्ट्रांग है, तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छा लगता है अपने को सॉल्व करने में, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। तो 11th में मतलब जो 11th के 11 क्वेश्चन है ना, उसमें से तुम 10 तक बहुत आराम से सही सही निकाल लोगे, जिसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस भी होगा कि हाँ ये 10 के 10 क्वेश्चन मेरे सही हैं। बट ये सेम कॉन्फिडेंस 12th वाले प्रोफाइल में ला पाना थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसा मेरा मानना है। पता नहीं, हो सकता है मैं गलत भी मानना हो। खैर, लेकिन मैं ये कहूँगा कि 11th प्रोफाइल के जितने भी क्वेश्चन है सब स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे, ज़्यादा इसमें तुम्हें टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो होमवर्क में क्या करोगे, एसएचएम तो कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 1 और 2 मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। एक्सरसाइज 1 मैंने शायद 20 क्वेश्चन उसके होमवर्क पहले दे दिए थे, एंड और आगे के 20 क्वेश्चन शायद 19 क्वेश्चन और हैं, तो वो सॉल्व कर लेना। ये मैं नेक्स्ट क्लास में कल डिस्कस करूंगा। एक्सरसाइज 2 नहीं, देख लेना एक्सरसाइज 2 यदि कर पाओ तो भी अपन कर लेंगे। कल अपन डिस्कशन करेंगे, कल अपन सिंपल तुम्हारे डाउट्स क्लियर करेंगे, उसके अगले दिन मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट्स वगैरह है तो पूछो। नो सर। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। कुणाल, मैं Thank you. पोस्ट बना देता हूँ, सर को ट्रांसफर कर देना। ब्रेक ले लो सभी।